टू लॉ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 के बारे में। एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब पार्टली अनलॉफुल और पार्टली लॉफुल। अगर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो आपका एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। ये हमने सेक्शन 23 में पढ़ चुके हैं कि हमारा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हुआ तो हमारा एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि कई बार ऐसा होता है जब आपकी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट पार्टली लॉफुल होता है और पार्टली अनलॉफुल होता है, तो ऐसे एग्रीमेंट का क्या इफेक्ट होगा, क्या नेचर होगा। अगर वो सेपरेट किया जा सकता है तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब जो लॉफुल वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और अनलॉफुल वाला पार्ट है वह वॉइड हो जाएगा। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन या सेवरेंस भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन या सेवरेंस भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 24 को डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, अगर आप ओटी वगैरह में आपके कभी एग्जाम में आए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन क्या होता है या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन या सेवरेंस किस में डिफाइंड है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो सेक्शन 24 में डिफाइंड है। अब ये इसको हम समझते हैं कि जैसे कि आपका कोई एग्रीमेंट है, उसका पार्टली अगर वह लॉफुल रहे और पार्टली पार्ट अनलॉफुल रहे और अगर वो सेपरेट किया जा सके, मतलब जो पार्ट लॉफुल है उससे अलग किया जा सके, तो ऐसा कंसिडरेशन, ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जो कि 2H में डिफाइंड है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। लॉफुल रहेगा तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। और ऐसा एग्रीमेंट जो पूरा सेपरेबल नहीं किया जा सके, जिसको पार्ट में नहीं किया जा सके, उसका पूरा पार्ट आपको वॉइड हो जाएगा अगर वो सेपरेबल नहीं हुआ तो। अब इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते। पहले देख लीजिए इसकी डेफिनेशन में क्या है। इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, अगर सिंगल कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट वन और मोर है, या सेवरल कंसिडरेशन है और सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, ए प्रॉमिस टू सुपरिटेंड on behalf of B a legal manufacture of indigo and illegal traffic in other article। B एक मैन्युफैक्चर है, लीगल मैन्युफैक्चर है इंडिगो का और इलीगल ट्रैफिक करता है अदर आर्टिकल्स की। ठीक है, वो ए को प्रॉमिस करता है, उसको सुपरिटेंडेंट के तौर पर अपॉइंट करता है और प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको 10,000 रुपीज पर ईयर सैलरी दूंगा। ये ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि द ऑब्जेक्ट ऑफ एज प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन फॉर बीस प्रॉमिस बीइंग इन पार्ट अनलॉफुल, क्योंकि इसको हम सेपरेबल नहीं कर सकते। अब 10,000 को आप कैसे सेपरेबल करोगे? अगर वो 10,000 तो उन्हें पूरे सारे काम की, दोनों कामों को मिला के सैलरी दी है। अगर वो दोनों कामों की अलग अलग सैलरी देता तो हाँ ठीक है, हम सेपरेबल कर सकते थे, लेकिन उसने तो पूरे एग्रीमेंट की एक सैलरी अपॉइंट करिए। अब इसी इलस्ट्रेशन को लेके हम एक सेपरेबल वाला पार्ट समझते हैं। क्या होता है, जैसे बी लीगल मैन्युफैक्चर है इंडिगो का और इलीगल ट्रैफिकिंग का भी करता है अदर आर्टिकल का, और वो ए को सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करता है, पर बी सैलरी कैसे देता है, पार्ट में देता है। मतलब 6,000 रुपीज वो इलीगल ट्रैफिक की देता है और 4,000 इंडिगो की देता है। यहाँ पर हम दोनों को पार्ट में दी है उसने सैलरी, तो हम यहाँ दोनों को अलग कर सकते हैं। तो अगर वो ब्रीच करता है, बी ब्रीच करेगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो उससे कोर्ट पालन करवा सकती है, क्योंकि जो उसका एक पार्ट है वो लीगल है, वो लॉफुल है। एक पार्ट 4,000 वाले पार्ट को कोर्ट कह सकती है कि आपको 4,000 रुपीज देने होंगे, भले से वो 6,000 रुपीज पे नहीं करवा, 6,000 वाला वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो अनलॉफुल काम के लिए दे रहा था, उसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल था, इसलिए 6,000 वाले पार्ट को नहीं करवाएगी, लेकिन 4,000 के लिए वो कोर्ट जा सकता है। आ गया समझ में? आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ में आ गया होगा। और आप सेक्शन 23 पढ़िएगा इसके पहले कि कौन से ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होते हैं तो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, कब कब एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, ये पढ़िएगा आप, तो आपको ये समझ में आएगा।
आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसको एक केस लॉ के थ्रू भी समझते हैं। एलियस मेरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क का 1905 का केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था, एलियस मेरी एक मैरिड वुमन थी, वो विलियम क्लार्क के पास गई, उसने कहा कि मैं आपके साथ एडल्ट्री में भी रहूंगी और उसके साथ साथ आपके घर पर हाउसकीपिंग का भी काम करूंगी, एक मेड का भी काम करूंगी। तो विलियम क्लार्क ने उस दोनों कामों के बदले, उसको दोनों कामों के बदले 50 पाउंड का कंसिडरेशन दिया। दोनों काम का अलग अलग नहीं दिया यहाँ पर, फिर देखिएगा दोनों कामों का उसने अलग अलग नहीं दिया, उन दोनों का मिला के उन्हें 50 पाउंड का कंसिडरेशन दिया। और एडल्ट्री में रहना हमने पढ़ा था सेक्शन 23 में, इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इमोरल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरा एग्रीमेंट इसलिए वॉइड कहलाएगा। अगर वो दोनों का अलग अलग देता, अगर वो एडल्ट्री का 30 पाउंड देता और 20 पाउंड हाउसकीपिंग का देता, अगर अलग अलग वो देता तो वो 20 पाउंड की रिकवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर वो कोर्ट जा सकती थी। पर यहाँ 50 पाउंड उन्हें दोनों का मिला के कंसिडरेशन दिया, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम, तो इसलिए यह भी पूरा एग्रीमेंट अनलॉफुल वॉइड कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी आई होगी। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।